નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જીટીપીએલની ગુજરાતી ચેનલના સર્જક સાથે સંવાદમાં આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, સર્જક સાથે સંવાદમાં આપ અનેક રંગોથી રંગાયા છો. અનેક કવિ, લેખકો, સાહિત્યકારો, મ્યુઝિક કમ્પોઝર, ગાયક, કલાકારો આ બધાએ સર્જક સાથે સંવાદમાં આવીને આપ સાથે રૂબરૂ થયા છે. સર્જકની વ્યાખ્યા અને સર્જકને આપણે બહુ મોટા પ્રમાણમાં ઉજવ્યા છે, મોટી વ્યાખ્યામાં ઉજવ્યા છે, વાઇડ રેન્જમાં ઉજવ્યા છે જેને કહી શકાય. આજે આમ તો ગુજરાતી શો છે એટલે ગુજરાતીમાં હું ઓપનિંગ કરું છું, પરંતુ આપણી સાથે આજે જોધપુરથી હિન્દી કવિ, હિન્દી ગઝલકાર ઉપસ્થિત છે. વાતો હિન્દીમાં પણ કરીશું, ગુજરાતીમાં પણ કરીશું. હિન્દુસ્તાની ભાષા છે, હિન્દુસ્તાની આપણી, એટલે લગભગ આપને સમજાઈ જ જાય. દર્શક મિત્રો, કવિશ્રી દિનેશ સિંદલજી જોધપુરથી પધારે છે. જીટીપીએલ પરિવાર વતી ને આપ સૌ દર્શક મિત્રો વતી એમનું સ્ટુડિયોમાં સ્વાગત કરવું છે. નમસ્કાર દિનેશજી. नमस्कार नमस्कार. दिनेश जी, पहला प्रश्न आपसे ये है, आपका जन्म मतलब आपका वतन जोधपुर है, तो आपके बाल्यावस्था के आपके स्मरण मुझे सुनने हैं. आपने प्राइमरी स्कूल कहाँ पे शिक्षा आपने प्राप्त किया, प्राइमरी स्कूल का, माध्यमिक शिक्षा कहाँ तक ली, उच्च शिक्षण कैसे हुआ, सब आपकी पुरानी बातों में जाना है. जी जी जी. पहले तो मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और आपके इस चैनल का भी मैं आभार ज्ञापित करता हूँ. आपका आभार ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे अपने दर्शकों से बातचीत करने का ये अवसर दिया. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, ये आपने जो शुरुआत की ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम ये जो दीवारें तोड़ने वाले लोग हैं, हम जो कलाकार हैं वो तो दीवारें तोड़ने वाले लोग हैं. इसलिए भाषा हमारे यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कहीं पे भी समस्या नहीं है, क्योंकि शब्द है. आप कविता के पारखी हैं, आप खुद बहुत अच्छे गज़लकार हैं. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कविता है वो तो इन भाषा के बैरियर्स को तोड़ती है, बिल्कुल तोड़ती है. जब कोई कविता करता है, जो कवि या कोई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करता है, कोई नाटक हो रहा होता है, तो उस सभागार में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो उस भाव में खो जाते हैं, रस में खो जाते हैं. और जब वो जो रसानुभूति होती है, जिसको हमारे यहाँ पे सहृदय कहा भरत मुनि ने, जिसको, है ना, तो वो सहृदय की जो स्थिति होती है उसमें आपको ये मालूम नहीं है कि मेरे पास में बैठे वाला व्यक्ति कौन है, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, वो कितना धनाढ्य है या गरीब है, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं. तो ये कला ही ये काम करती है. तो इसलिए भाषा हमारे यहाँ पे, मैं प्राय ये कहा करता हूँ कि शब्द चाहे हिंदी का हो, गुजराती का हो, राजस्थानी का हो, वो अपने भाषा ही सिंहासन से उतरकर जब काव्य संवेदना का निर्माण करता है तो वो एक सी संवेदना होती है, एक सी रसानुभूति होती है, और वो एक मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने का काम करती है. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. तो बहरहाल ये प्रसंगवश बात चल गई. आपका सवाल ये था, मैं बेसिकली मेरा कार्य क्षेत्र जोधपुर रहा. मैं पैदा तो सिरोही में हुआ, आपके बिल्कुल नज़दीक माउंट आबू. तो सिरोही में जन्म हुआ, वहीं पे मेरी स्कूली शिक्षा तो वहीं पे हुई. लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मेरे पिताजी थे, वो टीचर थे, शिक्षक थे वो, और उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे हर 2 साल में, 3 साल में. तो हम राजस्थान में भी घूमते रहे. तो एक ही लैंग्वेज, क्योंकि आप देखिए अपने यहाँ तो एक कहावत है कि 4 कोस पर भाषा बदले 8 कोस पर पानी, है ना. तो आप 4-8 कोस पे हर लैंग्वेज बदल जाती है. आप सिरोही से जा कर के बाड़मेर चले गए, आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी. जोधपुर आ गए, लैंग्वेज चेंज हो गई. जयपुर आ गए, लैंग्वेज. ऐसा गुजरात में भी है. 12 गावे बोली बदलाय हमारा. आप 4 कोस पे बोलते हो, हमें 12 गाँव में बोली बदलाय. 12 गाँव થઈ જાય એટલે બોલી બદલાય. जी हाँ. तो किसी एक ही लैंग्वेज का एक्सेंट मेरा नहीं बना, लोकल लैंग्वेज का. तो हिंदी में ही काम मेरा शुरू हुआ. और चूँकि इसमें एक फ़ायदा भी ये हुआ कि मुझे अलग अलग, देखिए आप एक स्थायित्व, एक चीज़ से उखड़ करके दूसरी जगह जाते हैं तो वापस वहाँ जमने का संघर्ष करना पड़ता है. बराबर है ना. यहाँ के सब मित्रों को छोड़ करके आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ वापस नए मित्र बनाना, नया अपना वापस सर्कल तैयार करना, तो एक संघर्ष ये चलता रहता है. तो मुझे ऐसे नए मित्र मिले, नए एक्सपीरियंसेस मिले, उन लोगों की सोच से मेरा परिचय हुआ कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं. तो जीवन के अलग अलग अनुभव भी मुझे इस यात्रा से मिलते रहे. बिल्कुल बिल्कुल. और उसके बाद घूम फिर के वापस मेरी कॉलेज एजुकेशन थी वो सिरोही में हुई. मैं सिरोही आ गया.
वहाँ पे अच्छा आपको ये बहुत आश्चर्य होगा कि मैं लिखना पढ़ना मेरा 11th मतलब बचपन से ही वो शौक था मुझे। तो पढ़ने का बहुत शौक था मुझे, मैं पढ़ता रहता था खूब और उसमें भी गद्य ज़्यादा पढ़ता था मैं। और पढ़ते पढ़ते फिर बाद में लगा कि अपन भी लिख सकते हैं। बराबर। जैसे कोई गीत सुना, अच्छा गीत लिखा, कोई प्यारा गीत लिखा लगा, तो हम एक अंतरा अपनी तरफ से जोड़ दिया, जो कॉलेज में जिस तरह से अपना जो स्वभाव होता है, तो इस तरह से वो लिखना धीरे धीरे शुरू हुआ। और पहली कविता मेरी 1973 में छपी। उसके बाद में रोजी के लिए शहर छोड़ना पड़ा, सिरोही छोड़ना पड़ा, तो पहली पोस्टिंग मेरी सूरत में हुई। वाह, गुजरात में। बैंक में मैं नौकरी करता था, बैंक में, तो सूरत में मैं रहा। यहाँ पे हिंदी साहित्य पढ़ने को मिलता नहीं था मुझे, पर जहाँ जहाँ उपलब्ध होता मैं पढ़ता। 3 साल यहाँ रहने के बाद फिर जोधपुर गया और फिर मेरा कार्यक्षेत्र जोधपुर ही रहा। वहाँ गोष्ठियों से जुड़े, कवि सम्मेलनों से जुड़े। धीरे धीरे मेरी पहली किताब आई थी 1988 में, यहाँ से शुरू कीजिए। आप उच्च शिक्षण कब कहाँ तक लिया आपने उच्च शिक्षण? मैंने सिरोही में कॉलेज से तो मैं बीएससी मैथमेटिक्स है वो, मैं ग्रेजुएशन मेरा वहाँ से हुआ और उसके बाद में मैं जॉब में आ गया। जॉब में आने के बाद में सूरत से जब मैं वापस जोधपुर गया 3 साल बाद, तो मेरी जो ब्रांच थी वो यूनिवर्सिटी की ब्रांच थी, तो मैंने कहा चलो खाली बैठे हैं, पढ़ाई करते हैं। तो वहाँ फिर मैंने एमए किया। एमए किया, हिंदी एमए इन हिंदी। एमए हिंदी में किया। ओके ओके। उसके बाद एक हमारे मित्र थे लेक्चरर, उनका फोर्स था तो रिसर्च भी ज्वाइन किया मैंने। तो आपने डॉक्टरेट भी किया? नहीं, मैं पूरा नहीं कर पाया उसको। पूरा नहीं करने का कारण ये था कि उस समय तक मेरा काम काफ़ी हो गया था। हिंदी गज़लों पे मेरे 2-1 शोध पत्र पब्लिश हो गए थे और मुझे रिसर्च का बैंक की नौकरी में तो कोई फ़ायदा था नहीं, तो मुझे करने की कोई रुचि नहीं थी। पर मेरे जो गाइड थे, जो मेरे मित्र थे बहुत अच्छे, उनका आग्रह था कि नहीं तुम्हें ये करना ही है। रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने ही करवाया, सब कुछ फॉर्म भी उन्होंने ही भरा, अप्रूव्ड हो गया सब्जेक्ट, सिनॉप्सिस बना करके मैंने किया। उसके बाद में 3-4 साल बाद एक दुर्घटना हो गई और हमारे वो मित्र थे वो नहीं रहे, मेरे गाइड। उसके बाद मैंने काम वहीं छोड़ दिया वो। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो पहली किताब कौन सी आई आपकी? आपने बोला कि मैंने 11वीं-12वीं में ही लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। तो पहली किताब कब आती और कुल कितने किताबें आपकी, कुल कितने पुस्तक है? मेरी पहली तो वही संग्रह मैंने बताया 1988 में, जिसका शीर्षक था यहाँ से शुरू कीजिए। वाह। और वो राजस्थान साहित्य अकादमी के आर्थिक सहयोग से छपी थी। वाह। हालांकि वो शुरुआती कविताएं थी और मित्रों के बीच में जैसे बैठते हैं, गोष्ठियों में पढ़ते हैं, वही कविताएं थी वो। और मुझे लगा कि ये अभी काम जो है इसमें बाकी है। लेकिन हमारे यहाँ एक डॉक्टर बिमल थे जो बहुत हिंदी के विद्वान थे और कविताओं से जुड़े हुए थे, मेरे से बहुत स्नेह रखते थे। उन्होंने कहा तुम्हारी कविताएं मुझे पढ़ने को दो, जो कौन सी किताब है कि एकेडमी ने जिसको ग्रांट दी है। तो मैंने उनको पढ़ने को दिया, पर मेरा ये था कि मैं इसको छपवाऊंगा नहीं, भले ग्रांट मिल गई हो पर छपवाऊंगा नहीं, इसको वापस देखूंगा मैं एक बार। पर वो डॉक्टर साहब बिमल साहब ने उसको ले गए, अपने पब्लिशर मित्र को दी और 2 महीने बाद मैंने देखा तो 4 कॉपी डाक से मेरे पास आ गई, बोले आपकी किताब छप गई है ये। तो पहली किताब तो वो छपी। उसके बाद मैंने थोड़ा गंभीर हो गया मैं, मुझे लगा कि ये मैं क्या काम कर रहा हूँ। साहित्य है वो, थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो इतना आसान नहीं है। साहित्य का एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, एक सामाजिक दायित्व है। आप अगर कलम उठाते हैं तो धीरे धीरे मेरी समझ विकसित हुई, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद जो दूसरी किताब आई वो मेरी 96 में आई। डॉक्टर कुंवर बेचैन कवि सम्मेलन के मंचों पर उस यात्रा में मेरे साथ थे। वो किताब कुंवर जी ने छपाई, वो गज़लें थी मेरी, हिंदी की गज़लें थी, अयन प्रकाशन दिल्ली से छपी वो। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। मंच फिर मुझे थोड़े से, मैंने मंच की तरफ ध्यान नहीं दे करके पत्र पत्रिकाओं की तरफ ध्यान दिया और देश की तमाम पत्रिकाओं में मैं छपा। उस समय तक मेरे काफ़ी शोध पत्र छप चुके थे और देश की पत्रिकाओं की पूरी साहित्यिक पत्रिकाएं लिस्ट दें, सेमिनार्स करवाए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मुझे एक्सटेंशन लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता था। JNU मतलब जोधपुर यूनिवर्सिटी से लगा के JNU तक सब जगह मैं गज़ल पे बात कर चुका हूँ। अभी तक मेरी कुल 19 किताबें हैं, जिसमें गज़लों की 10 हैं
और मुखचंद कविताओं की छः किताब है, फ्री वर्ड्स की 6 किताबें हैं। एक दोहा संग्रह है मेरा। एक संग्रह मैंने सबसे पहले राजस्थान के हिंदी गज़लकारों को मैंने एडिट किया था, खुशबू के रंग के नाम से। एक सीडी भी आई मेरी, जिसमें मेरी ही वॉइस में मेरे गीत, मेरी गज़लें, मेरे दोहे हैं। और मैंने इन सब से हटकर एक काम ये किया, जो नवशाक्षर हैं उनके लिए साहित्य तैयार करने का काम भी किया मैंने, प्रौढ़ शिक्षण समिति के लिए। तो उसमें मेरी काफ़ी पुस्तकें आई, जिसमें कहना चाहिए एड्स पर है, वो महिला सशक्तिकरण पर है, या स्वास्थ्य पर है। छोटी छोटी जो पुस्तिकाएं हैं, एक एक दो दो कहानियां जिसमें होती है, और वो न्यूली लिटरेट है, जो नवसाक्षर है, वो पढ़ सके। और वो काम मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उसमें हम शिविर होते थे, सेमिनार होते थे, और वहाँ पे एक सब्जेक्ट दिया कि यार एड्स पर अपन को बात करनी है, या सफाई के लिए बात करनी है, या नारी सशक्तिकरण की बात करनी है। तो विषय का चुनाव कर दिया। मैंने कहा कि मैं एड्स पर लिखूंगा। मैंने वो कविता उस शिविर में लिखी जाती थी। उसके बाद हम गांव में जाते थे, जहाँ पे आंगनवाड़ी होती है ना, टोलियाँ होती है महिलाओं की, है ना, वहाँ पे 25, 30, 50 महिलाएं इकट्ठी होती थी। फिर हमको कहते अब ये पढ़ो आपकी रचना, है ना। फिर हम वो पढ़ते थे, उसमें उनकी रिव्यूज़ फिर लेते थे कि आपको समझ में आई। तो वो महिलाओं से बातचीत होती थी, वो कहते साहब हमको तो ये मालूम ही नहीं पड़ा आपने ये क्या लिखा है। या उनको वो अप्रिशिएट करते थे कि हाँ ये ऐसा ही होता है साहब, आपने लिखा है ऐसा ही होता है, वैसा है। तो वहाँ पे हम फील्ड टेस्ट करते थे उसका, है ना। तो फील्ड टेस्ट में हमको उन लोगों की भाषा की, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उनके क्रियाकलाप क्या है, वो उसमें आने चाहिए। तो वो काम मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि कम से कम हम एक ज़मीन से जुड़ रहे हैं इस काम ना से। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो मैंने वो भी काफ़ी पुस्तकें मेरी उसमें छपी। जी हाँ। आप मंच के बहुत अच्छे कवि हैं। जी जी जी। तो मंच की कविता तो एक तरफ शोरे, मतलब इतनी अच्छी सबको भाती है। आपने अभी बोला कि मैं जी, जी। ज़मीन से जुड़े भी, जी और हाँ। पुस्तक में भी आप काफ़ी लोकप्रिय रहे। तो ये दोनों बात कैसे संभव हो पाई दिनेश जी? जी शैलेश भाई, क्या है कि ये अपने यहाँ पे अभी एक धारणा ये बन गई है कि मंच पे कुछ अलग पढ़ा जा रहा है, कविता में कुछ अलग, पुस्तकों में कुछ अलग लिखा जा रहा है। पर मेरा मानना ये है कि मंच का काम ये होता है कि आप पब्लिक क्या चाहती है ना, उस स्तर पर उतर करके बात करता है मंच का कवि। लेकिन एक साहित्यकार का दायित्व ये होता है कि आप पब्लिक को उठा करके उस स्तर पर लाओ। बिल्कुल लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए, है ना। तो आपको मंच वाला जो व्यक्ति होता है, मैं इनमें कहीं डिफरेंस नहीं करता। मैं ये करता हूँ कि जैसे मैंने पहला जो टेनियर था मेरा मंच का, 10 साल तक मैंने मंच किए, तो उससे मैं उगता गया। मैंने वो ही पढ़ा जो पब्लिक चाह रही थी। तालियां बटोरी, लिफाफे बड़े मिलने लग गए, पर मुझे सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिला। मुझे लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्योंकि कार्यक्रम के बाद मैं घर पे आता तो मुझे लगा कि मैं अपनी तो कुछ कह ही नहीं पाया। तो मैंने बीच में एक 7-8 साल के लिए छोड़ दिया ये काम। और उसके बाद में जब मैं पत्र पत्रिकाओं में बहुत छपने लग गया मेरी रचनाएं, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं यही रचनाएं पढ़ूं। ऑडियंस तैयार होगा, भले मुझे बुलाया जाए, नहीं बुलाया जाए, मुझे पारिश्रमिक मेरा नहीं बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं पढ़ूंगा वही जो मैं लिख रहा हूँ, जो पत्र पत्रिकाओं में लिख रहा हूँ मैं वही पढ़ूंगा। और इससे धीरे धीरे ये हुआ कि मेरी अपनी एक ऑडियंस बन गई, जो उनको पसंद है, मैच्योर ऑडियंस। जी हाँ। और यही होता है, जैसे आपके सामने भीड़ है, 10,000 लोगों की भीड़ है, तो उसमें कविता सुनने वाले तो 5-10% लोग ही होते हैं वो। अच्छा, और वो 5-10% ही आपको बनाते बिगाड़ते हैं। बाकी जो भीड़ है वो तो वाह वाह करके, तालियां बजा करके, कपड़े झटक के चली जाएगी। लेकिन वो ही लोग होते हैं जो आपको बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, जो कुछ चीज़ ले करके जाते हैं। तो मुझे एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ, जो नए साथी भी होंगे यहाँ पे सुनने वाले, कुछ लेखक मित्र भी होंगे, रचनाकार मित्र भी होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मंच पे जाने के लिए आपका चेहरा ऐसा दिखे कि आपको मंच पे बुलाया जाए। वाह। थोड़ी सी चीज़ आप में वो होनी चाहिए कि जिससे आपको बुलाया जाए, और उसके बाद आप अपनी बात रख दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको कविता मंच से जुड़ने के लिए
कभी गले का प्रयोग करना पड़ता है, जहाँ से देख लिया कि यार यहाँ कविता ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही है, ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा बारीक बात नहीं जा रही है, थोड़ा गले का प्रयोग कर लो, तरन्नुम भी हो जाए। उसके बाद में जब पब्लिक जुड़ गई तब आप अपनी बात कह दो। बिल्कुल। वैसा है। आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं पुस्तक के, आपको भी मतलब इंडिविजुअली, तो उसकी थोड़ी बात हो जाए। देखिए, सबसे बड़ा अवार्ड तो ये होता है कि जब आप अपने स्टडी रूम में हैं, है ना, रात में बैठे हैं, किसी भाव में उतरे हैं, कोई शेर अचानक उतरता है आपके भीतर, है ना, और उस समय आपके भीतर से निकलता है कि अरे वाह, ये बात हो गई। बस मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा अवार्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो कविता, वो मिल चुका आपको अवार्ड, है ना। बराबर। भविष्य का क्या प्लान है दिनेश जी, क्या करना है भविष्य साहित्य का में? ये है शैलेश भाई कि मैं जीने वाला, वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति हूँ, और मुझे लगता है कि वर्तमान अगर अच्छा है तो भविष्य ठीक उससे रहेगा, ही जुड़ जाता है। क्योंकि वर्तमान आएगा तो इसी आज से ही आज पैदा से ही होगा आएगा, मेरा बिल्कुल, कल बिल्कुल। भी। तो और आज मैं मैं प्रश्न चाहता हूँ, मैं प्रश्न भी मेरे सेम विचारक को ही कर रहा हूँ, जी, जो जी, मैं जी। प्रेजेंट टाइम में जीता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जीना पर चाहिए। कुछ नए बच्चे जुड़े हुए हैं अभी मेरे से। मैं एक वर्कशॉप चलाता हूँ पाठशाला नाम से, तो उसमें कुछ नए बच्चे भी हैं, तो कविता पे उनसे बातचीत हो जाती है मेरी। कुछ अच्छे तैयार हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स, नामोल्लेख तो क्या करूं मैं उनका, पर काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। एक मतला और शेर मैं आपको सुनाना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब सारी चीज़ें मतलब मनुष्य के खिलाफ है, बांटने जोड़ने के खिलाफ है, तो उस समय कवि और कलाकार हैं, इन्हीं से एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उम्मीद बढ़ जाती है। वैसा है ना। आँखों से सपने लेकर के आँखों में दहशत रख दी। वाह वाह, आँखों से क्या सपने मिसरा है लेकर यार, के क्या मिसरा है। आँखों में दहशत रख दी, हमने बच्चों के सपनों की बस इतनी कीमत रख दी। बहुत अच्छे भाई। आँखों से सपने लेकर के आँखों में दहशत रख दी, हमने बच्चों के सपनों की बस इतनी कीमत रख दी। और उसकी आदत थी, वो चुनता ही जाता था दीवारें। राजनीति, धर्म, सांप्रदायवाद, भाषावाद, उसकी आदत थी, वो चुनता ही जाता था दीवारें। मेरी आदत थी कि मैंने दीवारों पे छत रख दी। बहुत अच्छा भाई, बहुत तो एक रचनाकार तो घर वही, बनाने का हाँ, काम, घर बनाने का उसकी काम। आदत थी, वो चुनता ही जाता था दीवारें। दीवारें। मेरी आदत थी कि मैंने दीवारों पर छत रख दी। एक मतलब एक और शेर इरशाद, सुनाता हूँ इरशाद। आपको। आप देखें कि इस बरस गुलशन हंसा था। देखिए, ये मैं इसलिए भी कि आप देखें गज़ल कहाँ तक पहुँच गई, है ना। जब अपन भाषाई बात करते हैं, हिंदी की गज़ल या गुजराती की गज़ल, आपने जैसे कहा कि गुजराती के, मुझे वो आपका एक शेर याद आता है। वो शेर था कि लागणी ने रेड सिग्नल आपता ट्रैफिक ने, लागणी ने रेड सिग्नल आपता ट्रैफिक ने, रोड पर अटकी गयो छे एक मानस शहर में। रोड पर लटकी गयो छे एक मानस शहर में। अब आप इसमें देखो, ट्रैफिक अंग्रेजी का है ना, रेड सिग्नल अंग्रेजी का है, रोड अंग्रेजी का है ना। एक शेर के अंदर 2 मिसरों में 3 शब्द अंग्रेजी के हैं। तो ये अंग्रेजी की गजल थोड़ी हुई, नहीं, क्योंकि कल्चर आप देखो, है ना, जुड़ गया उसका कल्चर क्या है, उसका भाषाई मुहावरा क्या है, शब्द ही हिंदी से जुड़ गया। हाँ। तो ये भाषाई एकता है, ये हमारी ताकत है। जो ये कहते हैं ना, कोई आगंतुक मतलब कोई मेहमान के जैसा शब्द नहीं लगेगा। जी 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 जी, सबको लगेगा, हमने तो अडॉप्ट कर लिया, प्यार से अपना लिया हमने। तो ये तो भाषा समृद्ध होती है, बिल्कुल होती है। जब ये कहते हैं ना कि ये हिंदी गजल तो उर्दू की परंपरा है और उर्दू, वैसा नहीं है। वो हिंदी से मिलकर और समृद्ध हुई है, गुजराती से मिलकर के और समृद्ध हुई है, हिंदुस्तानी हुई है। जी हाँ। और वही भाषा बचती है जो दूसरे शब्दों का स्वागत करती है, आत्मसात कर लेती है, वैसा है। तो मैं इस भाषागत एक प्रयोग बताता हूँ आपको गज़ल में, और देखिए कहाँ तक पहुँची। ऐसा कि इस बरस गुलशन हंसा था पतझड़ों की चाल पर। इस बरस गुलशन हंसा था पतझड़ों की चाल पर, एक लड़की ने खिलाए फूल अपने गाल पर। क्या बात है यार, क्या बात है। अब पतझड़ क्या करेगा उसका। इस बरस गुलशन हंसा था पतझड़ों की चाल पर, एक लड़की ने खिलाए फूल अपने गाल पर, और गर जुदा है डाल से उसको हवा ले जाएगी।
जो जुदा है डाल से, जिसने अपनी जमीन छोड़ दी, जो उसको जुदा है डाल से, उसको हवा ले जाएगी और हवा को चीर देगा एक पत्ता डाल पर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, जो बहुत अपने अच्छे। डाल से जुड़ा रहा और हवा को चीर देगा एक पत्ता डाल डाल पर। पर, बहुत अच्छे। तो ऐसे ही कुछ शेर की मतलब मोटिवेशनल कुछ बातें युवाओं के लिए हो जाए, जीवन को हम थोड़ा बहुत समझ सकें कविताओं के माध्यम से, है ना, वाह वाह वाह, है ना। तो वो परिंदे ही बिके हैं चंद दानों पर, एक वो मिसरा था कि ना भरोसा था जिन्हें अपनी उड़ानों पर। जो भविष्य का आप प्लान कह रहे हैं ना, तो मैं कहना चाहूँगा और मेरे सुनने वाले युवा साथियों से भी कहना चाहूँगा कि ना भरोसा था जिन्हें अपनी उड़ानों पर, वो परिंदे ही बिके हैं चंद दानों पर। बिल्कुल अच्छी बात है। तो बहुत- जिन्हें बहुत- अपने पे भरोसा है ना, वो कर लेगा, काम कर लेगा बाजी। दिनेश जी, भविष्य का प्लान तो प्रेजेंट में आप जीते हैं, जी, कुछ जी, नहीं। जी, हाँ। मैं कोई प्रश्न आपसे पूछ नहीं पा रहा हूँ, आप उस पर प्रकाश डालना चाहते हो? जी जी हाँ। कोई प्रश्न? मैं बस यही निवेदन कर रहा था आपसे कि आजकल जो ये बाजार ने कलाओं को कैप्चर कर लिया है ना। बाजार, कविता पर भी बाजार हावी हो गया, आप मंच जो देख रहे हैं, है ना, कलाओं पर बाजार हावी हो गया। तो इन सब के बीच में एक रियल राइटर को, एक रियल पोइट को काम करना बड़ा मुश्किल हो गया, है ना। तो जहाँ छोटे छोटे प्लेटफॉर्म हमको ऐसे बनाने चाहिए, जैसे कि चार मित्र ऐसे हैं, एक अच्छी कविता, जैसे वहाँ के वो वाहक हैं, अच्छी कविता सुनने सुनाने वाले लोग हैं, हमें ऐसे छोटे छोटे मंच खड़े करने चाहिए। वाह, एक्चुअली क्या होता है कि आप थिएटर में भी देखेंगे, कोई भी आदमी आर्टिस्ट है तो वो जब थिएटर से जुड़ेगा तो उसकी सीधी नज़र बॉम्बे की तरफ होगी, है ना। आजकल एमेच्योर आर्टिस्ट आपको नहीं मिलेंगे वो इस तरह का। कविता में भी यही हुआ, जैसे मेरे पास जो नए बच्चे आते हैं तो वो कहते हैं सब आप तो ऐसा मुझे सिखा दो कि मैं मंच पर छा जाऊं। मतलब उसको कविता से कोई लेना देना नहीं, छा जाना है। इसलिए क्या होता है कि हम मेहनत उन चीज़ों पे करते हैं, जैसे ये सोशल मीडिया है ना। तो आप सोशल मीडिया में आप बड़े राइटर, बड़े रचनाकार कब हैं कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, है ना, आपकी रीच कहाँ तक है। अब ये आपने फंडा बना दिया, समाज का भी यही नियम है कि इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लाख उनको लाइक मिले हैं, इतने ये मिले हैं। तो वो व्यक्ति अपनी कविता पे, अपनी कला पे काम नहीं करेगा, फिर वो फॉलोअर्स बढ़ाने पे काम करेगा। हाँ, बिल्कुल सही कि बात। कैसे फॉलोअर्स बढ़ाए जाए, किस तरह से मेरे लाइक्स ज़्यादा आ जाए, है ना, तो वो उस तरफ जाएगा। तो हमें थोड़ा इसको देखना चाहिए। एक दिक्कत हो गई, क्या हुआ कि ये जो शास्त्रीय संगीत है ना, उसमें जब पॉप म्यूजिक, उसमें भी गालमेल हुई। जैसे हमारे यहाँ पे कवि सम्मेलन के मंचों पे लाफ्टर के लोग आ गए, है ना, तो हमने उनको भी स्वीकार कर दिया, वो भी कवि बन के बैठा है मंच पे, चुटकुलेबाज भी कवि बन के बैठा है, मिमिक्री करने वाला भी कवि बन के बैठा है। 15 मिनट खड़ा रहता है, एक कविता का एक शेर नहीं बोलता, शेर नहीं आता। जी हाँ, तो पूरा जॉक्स करके चले जाते जी जी हाँ। लेकिन शास्त्रीय संगीत वाले ने नहीं कहा, उन्होंने उसको अलग कर दिया कि नहीं ये पॉप म्यूजिक है, तो बच गई शास्त्रीय संगीत, है ना। लेकिन हमने उसको स्वीकार कर लिया, हमने देखा कि नहीं यार ये जम जाएगा, ऑडियंस है। हाँ, तो चलो दो चार ऐसे भी रखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये एक डिफरेंस ये समझना चाहिए, और उस तरह की समझ के लोग इकट्ठे होने चाहिए। ऐसा दिनेश जी, आज के कवियों को, नवयुवानों को, आप तो कार्यशाला भी चलाते हैं, वर्कशॉप, जी हाँ, तो उनको आपका संदेश क्या काम करना चाहिए? जी हाँ, बस मेरा यही कहना है कि आप जो चीज़ें हो रही है उसके साथ जुड़ें, लेकिन आपके केंद्र में ये बात रहे कि मुझे करना क्या है, कविता है क्या, एक्चुअली कविता का सामाजिक दायित्व क्या है, ये हमें समझना चाहिए। उस पे जाना, तो क्योंकि हम उसको छोड़ देंगे, जैसे मंच छोड़ देंगे तो उन और दूसरा ऐसा ही व्यक्ति आ जाएगा उस पे, है ना। तो हमें वहाँ पे जाना तो है, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें कहना क्या है। जैसे मैं आपको एक बात कहता हूँ, जैसे पनियारिन होती है ना, वो पनघट से पानी भर के निकलती है ना,
4-5 लड़कियां, उसके ऊपर घड़ा है, घड़े के ऊपर भी घड़ा है, और वो 4-5 पानी भर के आ रही है, भरे हुए घड़े उनके ऊपर है, और वो बतिया रही है, बातें कर रही है, एक दूसरे से ताली मिला रही है, हाथ मिला रही है ना, ये सब कर रही है, लेकिन ध्यान कहाँ है? ऊपर घड़े में, वो हाँ, घड़े के घड़े, बैलेंस हाँ। में। तो आप जीवन के अंदर, क्योंकि जीवन यापन के लिए आपको नौकरी भी करनी है ना, नौकरी भी करनी है, मंच पे भी जाना है, थोड़ा सा प्रोफेशनल मंच को भी आपको अपनाना है, नहीं तो आजीविका कैसे चलेगी, आप जियोगे नहीं। बस मैं युवाओं को भी यही कहना चाहता हूँ कि आप अल्टीमेटली ये है कि कविता की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको समझें। दर्शक मित्रों, हम दिनेश सिंदल जी से मिल रहे थे। उनकी इतनी लोकप्रियता है, उनका इनर सेल्फ पावर इतना बढ़िया है कि वो अपने आप में जीते हैं और कविता को जीते हैं। 24 मिनट में हम बहुत बातें तो नहीं कर पाए उनकी, बट फिर कभी मिलेंगे। GTPL परिवार की ओर से और आप सब दर्शक मित्रों की ओर से तहे दिल से उनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आभार सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।